हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप अच्छे नहीं बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन की, और इसी वीडियो में आगे हम बात कर रहे होंगे लैक ओपेरॉन की, जो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का एक एग्जांपल है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। बात करने वाले हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और इसके अंदर ही हम देख रहे होंगे लैक ओपेरॉन के बारे में। लैक ओपेरॉन और रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन जनरल बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम सब कुछ सीख चुके हैं। अब डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन, और फर्दर आरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इनके बाद ये रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है या फिर लैक ओपेरॉन क्या है, इसको हम आज समझ रहे होंगे। एक्चुअल में आप ये सिंपल सी बात बताओ कि क्या किसी भी जीन को हमेशा एक्सप्रेस होने की ज़रूरत है? तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर डीएनए है, और इस डीएनए पे जो सीक्वेंस होते हैं उनमें से कुछ कोडिंग कुछ नॉन कोडिंग होते हैं। एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो आरएनए को कोड कर रहा होगा उसको हम जीन कहते हैं। तो इस डीएनए से सबसे पहले बन गया आरएनए, और आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेता है, और यही प्रोटीन 3 डिग्री स्ट्रक्चर में फोल्ड होकर एंजाइम बनाता है, जो एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा होता है। यह सबस्ट्रेट मान लो आप सुक्रोज है, और इसको ग्लूकोज में चेंज करना है। तो चेंज करने वाला जो एंजाइम है, ये एंजाइम तभी काम करेगा जब इस पर्टिकुलर सेल के अंदर सुक्रोज होगा, और जब सुक्रोज होगा तभी तो इसको ग्लूकोज में बदला जाएगा। मतलब क्या है कि जब सुक्रोज नहीं होगा तो इसको ग्लूकोज में बदलने की कोई नीड नहीं है, मतलब इस एंजाइम की कोई नीड नहीं होगी। जब इस एंजाइम की कोई नीड नहीं होगी तो क्या इस प्रोटीन की कोई नीड नहीं होगी? तो इस प्रोटीन की भी कोई नीड वहाँ पे नहीं होगी। और जब ये प्रोटीन नहीं चाहिए तो ये आरएनए नहीं चाहिए, और ये आरएनए नहीं चाहिए तो इस पर्टिकुलर डीएनए का या इस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। तो ये जीन तभी एक्सप्रेस हो रहा होगा जब एंजाइम की ज़रूरत होगी, और एंजाइम की ज़रूरत तभी होगी जब सबस्ट्रेट होगा। तो मतलब क्या है, जीन को तभी एक्सप्रेस होना है जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट हो, और जीन तब एक्सप्रेस ना हो जब सबस्ट्रेट ना हो। यानी क्या है कि इस पर्टिकुलर जीन को रेगुलेट करना होगा कि भैया तुम्हें कब एक्सप्रेस होना है और कब एक्सप्रेस नहीं होना है। ये तभी एक्सप्रेस हो रहे होंगे जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट होगा, और तब एक्सप्रेस नहीं होंगे जब सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा। तो ये सबस्ट्रेट के प्रेजेंस में कैसे एक्सप्रेस होते हैं और सबस्ट्रेट के अब्सेंस में एक्सप्रेस कैसे नहीं होते हैं, यही सीखना है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब जीन के एक्सप्रेशन को, जीन एक्सप्रेस होगा कि नहीं होगा, इसको कैसे रेगुलेट करते हैं, वही हम सीखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में। और इसी कड़ी में आगे हम सीख रहे होते हैं लैक ओपेरॉन के बारे में, जो इसी का एक एग्जाम्पल है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का एक एग्जाम्पल होता है। तो चलिए सीखते हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, मतलब जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं, जीन को कैसे एक्सप्रेस होने देते हैं, या फिर जब नीड नहीं होती है तो जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रोकते हैं। अच्छा, इस सवाल के जवाब से पहले हम ये सीख रहे होंगे कि इस जीन के एक्सप्रेशन को कितने लेवल पर रोका जा सकता है। तो वो पर्टिकुलर 4 लेवल हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। इन 4 लेवल को भी हम देख रहे होंगे। जीन एक्सप्रेशन फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड, मतलब क्या है, जब जीन एक्सप्रेस हो रहा होगा तो पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, और ये प्रोटीन एंजाइम बना रही होगी जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल रही होगी। रेगुलेशन एट सेवरल लेवल, रेगुलेशन कई लेवल पर होता है। इन यूकैरियोटिक सेल द रेगुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड एज, मतलब क्या है कि इस जीन के रेगुलेशन को कितने स्टेजेस पे रोका जा सकता है यूकैरियोटिक सेल पे। तो ये देखते हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, मतलब जब डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा तो इसको हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस लेवल पे भी अगर हमें एंजाइम नहीं चाहिए तो रोका जा सकता है। आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन, और फर्दर एंजाइम नहीं बनेगी, तो या इसको रेगुलेट किया जा सकता है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर। दूसरा रेगुलेशन है प्रोसेसिंग लेवल पे, मतलब स्प्लाइसिंग लेवल पे। क्या है इसका मतलब, हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल की, और यूकैरियोटिक सेल में जो पहले आरएनए बनता है वो एचएनआरएनए बनता है, और एचएनआरएनए प्रोसेसिंग के बाद एमआरएनए में कन्वर्ट होता है, और ये एमआरएनए प्रोटीन, और प्रोटीन फर्दर एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो हम एचएनआरएनए को एमआरएनए में बदलने ही नहीं देंगे, यानी प्रोसेसिंग लेवल पर ही सेल रोक सकती है रेगुलेशन को।
तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। हम जानते हैं mRNA का फॉर्मेशन न्यूक्लियस में होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस और फर्दर एंजाइम की सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होती है। तो हम mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आने ही नहीं देंगे और वहाँ पे भी जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। और फोर्थ है ट्रांसलेशनल लेबल। मतलब क्या है कि अब आरएनए आ चुका है साइटोप्लाज्म में, अगर तभी भी हम प्रोटीन बनने को रोक सकते हैं, मतलब एमआरएनए का प्रोटीन में कन्वर्जन रोक सकते हैं। और ट्रांसलेशनल लेवल पर भी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किया जा सकता है, जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट किया जा सकता है, रोका जा सकता है। मेटाबॉलिक, फिजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशंस दैट रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। मतलब जीन के एक्सप्रेशन को रोकने के लिए मेटाबॉलिज्म, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल कंडीशन नेसेसरी होते हैं। मतलब क्या है कि ये मेटाबॉलिज्म ही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन ही है जो डिसाइड करेगी कि सेल के अंदर पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है कि नहीं और उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है कि नहीं। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, पर्टिकुलर सबस्ट्रेट नहीं होगा, तो उसको प्रोडक्ट में बदलने की कोई नीड नहीं होगी, एंजाइम की कोई नीड नहीं होगी और उस पर्टिकुलर जीन को फिर एक्सप्रेस होने की कोई नीड नहीं होगी। हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेते हैं लैक ओपेरॉन का, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, और समझते हैं कि रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कैसे होता है, जीन के एक्सप्रेशन को कैसे रेगुलेट करते हैं। इन प्रोकैरियोट कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन। मतलब क्या है कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में अगर हमें जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है तो प्रीडोमिनेंटली मतलब मेजरली हम रेगुलेट कर पाते हैं ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे। मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में जब डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब ही रेगुलेट किया जाता है इस जीन के एक्सप्रेशन को। हालांकि 4 लेवल पे रोका जा सकता है, रेगुलेट किया जा सकता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में कहाँ पर रोका जाता है, ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन पे। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच ओपेरॉन हैज इट्स स्पेसिफिक ऑपरेटर एंड स्पेसिफिक रिप्रेसर। मतलब क्या है कि हर एक ऑपरेटर का, हर एक ओपेरॉन का अपना ऑपरेटर रीजन होता है और अपना रिप्रेसर रीजन होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, लैक ऑपरेटर में केवल लैक ऑपरेटर जो है केवल लैक ओपेरॉन में ही प्रेजेंट होता है और लैक रिप्रेसर भी केवल लैक ओपेरॉन में ही प्रेजेंट होता है, ये किसी और ओपेरॉन में नहीं पाए जाएंगे। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है द लैक ओपेरॉन। समझते हैं क्या होता है लैक ओपेरॉन, और लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब क्या है और ओपेरॉन का मतलब क्या है। लैक ओपेरॉन को समझाने के लिए 2 साइंटिस्ट थे, जिसमें एक जेनेटिसिस्ट फ्रांसिस जैकब थे, नीट में आ चुका है बेटा, ये आपको याद होना चाहिए, और दूसरे साइंटिस्ट बायोकेमिस्ट जैकी मोनोड थे। इन लैक ओपेरॉन, लैक का मतलब होता है लैक्टोज। मतलब क्या है कि हम लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म को समझने वाले हैं। लैक्टोज एक डाइसैकेराइड होता है और डाइसैकेराइड का मोनोसैकेराइड में ब्रेकडाउन या टूटना या मेटाबॉलिक रिएक्शन समझने वाले हैं। तो लैक ओपेरॉन में लैक का मतलब होता है लैक्टोज। इसके अलावा अ पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय ए कॉमन प्रोमोटर एंड रेगुलेटर जीन। मतलब जो पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होगी वो एक कॉमन प्रोमोटर और रेगुलेटर से रेगुलेट हो रही होगी। ये कैसे होता है इस पर्टिकुलर डायग्राम में समझेंगे, अभी क्लियर रीडिंग कंप्लीट करते हैं। द लैक ओपेरॉन कंसिस्ट ऑफ 1 रेगुलेटरी जीन। इस लैक ओपेरॉन के पास एक रेगुलेटरी जीन होता है जिसको आई जीन कहते हैं, जिसमें आई का मतलब इंड्यूसर नहीं है बल्कि आई का मतलब होता है इनहिबिटर, क्योंकि ये लैक ओपेरॉन को एक्सप्रेस होने से इनहिबिट कर रहा होता है आई जीन अपना प्रोडक्ट यानी रिप्रेसर प्रोटीन का फॉर्मेशन करके। ये कैसे करता है आगे भी देख रहे होंगे। और इस लैक ओपेरॉन के पास 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं ZYA। ये लैक ओपेरॉन है जिसमें आई रेगुलेटर जीन है जिसको हम रिप्रेसर भी कहते हैं, और 3 स्ट्रक्चरल जीन है ZYA, जया से याद रखते हैं, जिसमें Z कोड कर रहा होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, Y कोड करता है परमीएज को, और A कोड करता है ट्रांसएस्टाइलेज को। 3 एंजाइम बनाते हैं 3 अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन। Z जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैल भी कहते हैं। Y कोड करता है परमीएज को और A कोड करता है ट्रांसएस्टाइलेज को। इनके फंक्शन देख रहे होंगे, बाकी ये नीट में आ चुका है बेटा।
अब समझते हैं कि रेगुलेट कैसे करते हैं हम पर्टिकुलर जीन को कि भैया तुम्हें ये एंजाइम बनाना है कि नहीं बनाना है। देखो, अगर सेल के अंदर, पहले कहानी सुनते हैं फिर समझते हैं। एक पर्टिकुलर सेल है, अगर इस सेल के अंदर लैक्टोज को एल से लिखते हैं, लैक्टोज होगा तो इसको ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ना होगा, और ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, ठीक है। और ये एंजाइम किससे बनेगा? डीएनए, डीएनए से बनेगा आरएनए, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन एंजाइम बनाएगा। तो इस डीएनए को एक्सप्रेस होने की जरूरत कब है? जब यहां पे सबस्ट्रेट लैक्टोज प्रेजेंट होगा, यानी लैक्टोज के प्रेजेंस में इस जीन का एक्सप्रेशन होगा, एंजाइम बनाएगा और फिर लैक्टोज को तोड़ा जाएगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। लेकिन यह बात समझो कि अगर लैक्टोज है ही नहीं तो क्या इस जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत है? क्या इस एंजाइम की जरूरत है? क्या जीन से आरएनए बनाने की कोई जरूरत है? नहीं है। तो इस केस में ये जीन जो है एक्सप्रेस नहीं हो रहा होगा। तो यहां पे जो ये लैक्टोज है ना, इस लैक्टोज को ही हम इंड्यूसर कहते हैं। तो दो केस एनसीईआरटी में गिवन है, इन अब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। मतलब लैक्टोज अगर सेल के अंदर है तो जीन एक्सप्रेस होगी, कैसे होगी ये यहां पे देख रहे होंगे। और लैक्टोज अगर सेल के अंदर नहीं है, इंड्यूसर अगर सेल के अंदर नहीं है तो जीन एक्सप्रेस नहीं होगी। देखो यहां पे जीन का एक्सप्रेशन नहीं हुआ है, कोई प्रोडक्ट नहीं बने हैं। तो अगर इंड्यूसर नहीं है तो जीन एक्सप्रेस कैसे नहीं होती है, इसको समझ रहे होंगे। और कब होती है कब नहीं होती है यही समझना तो क्या है, जीन का रेगुलेशन है। तो चलिए दोनों डायग्राम से समझते हैं। पहला केस है जब इंड्यूसर यानी लैक्टोज सेल के अंदर नहीं होता है। तो तुम बताओ क्या इन जीन का एक्सप्रेशन जरूरी है? नहीं है, क्योंकि होगा ही नहीं। यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है वो तो है ही नहीं, तो सबस्ट्रेट को तोड़ने वाला एंजाइम चाहिए ही नहीं, यानी इस जीन को अभी एक्सप्रेस होने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो ये जीन एक्सप्रेस होने से कैसे बचता है इसको समझते हैं। ये होता है इनहिबिटर रीजन। इनहिबिटर कहते हैं, आई का मतलब होता है इनहिबिटर रीजन, इंड्यूसर नहीं कहते हैं इसको। और ये जो जीन है, आई जीन को हम रेगुलेटर जीन भी कहते हैं, क्योंकि यही रेगुलेट करता है इस लैक ओपेरॉन को। ये कोड करता है एक रिप्रेसर प्रोटीन को, और ये कंस्टिट्यूटिव जीन होता है जो आई जीन है, कंस्टिट्यूटिव जीन है। कंस्टिट्यूटिव जीन उसको कहते हैं जो कॉन्स्टेंटली यानी लगातार बनती रहती है। तो ये आई जीन कोड करता है रिप्रेसर एमआरएनए को, और रिप्रेसर एमआरएनए रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है, प्रमोटर के आगे जस्ट होता है ऑपरेटर रीजन, और ऑपरेटर रीजन पे जाके ये बाइंड कर जाता है रिप्रेसर प्रोटीन। अब सुनो क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, आके बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे, और प्रमोटर रीजन से जब आगे जाता है तो इस डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है। लेकिन तुम बताओ प्रमोटर रीजन पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करने के बाद भी क्या आगे जा पाएंगे? नहीं, जाना तो चाहते हैं, लेकिन ऑपरेटर रीजन पे ये जो रिप्रेसर प्रोटीन बाके बाइंड किया है इनको आगे जाने ही नहीं देगा। जब प्रमोटर रीजन पे बाइंडेड आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाएंगे तो इनसे फर्दर एमआरएनए नहीं बनेगा, और जब एमआरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, प्रोटीन नहीं बनेगा तो एंजाइम नहीं बनेगा। मतलब क्या है कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे ही ये जीन प्रोटीन और एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं कर रहा होगा। यानी रिप्रेसर बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन, और आरएनए पॉलीमरेज इस ओपेरॉन को ट्रांसक्राइब नहीं कर रहा होगा। लेकिन क्या हो, अच्छा ये बताओ, सिंपल सी बात है, लैक्टोज नहीं था तो हम चाहते भी नहीं थे, सेल चाहती भी नहीं थी कि ये ट्रांसक्राइब हो, यानी ये प्रोटीन और एंजाइम बना है। क्योंकि प्रोटीन और एंजाइम बनाती भी है तो वो किसी काम का तो होगा नहीं, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इंड्यूसर यानी लैक्टोज प्रेजेंट हो तो क्या होगा, लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम चाहिए। मतलब इन पर्टिकुलर ZYA जीन को एंजाइम बनाना होगा। ये एंजाइम कैसे बनाते हैं फिर जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है, समझते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर रिप्रेसर एमआरएनए तो बनेगा, क्योंकि ये कंस्टिट्यूटिव जीन है, आई जीन हमेशा बनेगा, रिप्रेसर भी बनेगा। लेकिन अब नया खेल क्या होता है इसको समझते हैं। इस रिप्रेसर पे लैक्टोज आके बाइंड कर जाता है, क्योंकि लैक्टोज को ही हम इंड्यूसर कहते हैं। लैक्टोज जैसे आके इस रिप्रेसर पे बाइंड करता है, यह रिप्रेसर इनएक्टिव रिप्रेसर हो जाता है और इसके शेप में चेंजेस आ जाते हैं। पहले इसका शेप ऐसा था, अब ऐसा हो गया। अब ये जाके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा, और जब ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएगा तो प्रमोटर रीजन के पास जो आरएनए पॉलीमरेज था वो यहाँ से अब आगे प्रोसीड कर सकता है, और जब यहाँ से आगे जाएगा तो ZYA जीन से एमआरएनए बन सकता है, और अब यहाँ पे लैक एमआरएनए बनता है, और जब लैक एमआरएनए बनता है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएस्टाइलेज का फॉर्मेशन होता है।
अब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, बस यही सीखना बाकी रह गया, क्योंकि हम जान चुके हैं कि जो लैक्टोज है वो तो सेल के अंदर आ चुका है। लैक्टोज का दूसरा नाम बेटा बीटा गैलेक्टोसाइड होता है, और बीटा गैलेक्टोसाइड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम होता है उसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टोसाइड यानी लैक्टोज को तोड़ता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज में। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सेल के अंदर लैक्टोज पहले एंट्री भी कर पाए। तो लैक्टोज को सेल के अंदर एंट्री कराने के लिए परमिएज एंजाइम की जरूरत होती है, जो सेल मेम्ब्रेन के परमिएबिलिटी को मेंटेन करती है, और इससे लैक्टोज सेल के अंदर जा पाते हैं। तो यहाँ पे जो वाई जीन है परमिएज को कोड करता है, और ये परमिएज इंटर करता है लैक्टोज को सेल के अंदर। वहीं बात करें ट्रांस एसिटाइलेज की, तो आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट मैं फिर भी लिखा दिया हूं आपको। ट्रांसफर करता है एसिटाइल ग्रुप एसिटाइल को एंजाइम ए से बीटा गैलेक्टोसाइडेज के ऊपर। अब ये बताओ, परमिएज हम जानते हैं कि एंट्री तो करा रहा है, ठीक है, एंट्री करा रहा है लैक्टोज की सेल के अंदर, लेकिन एंट्री तभी कराएगा जब सेल के अंदर परमिएज प्रेजेंट रहेगा। परमिएज कब बनेगा? जब ये जीन एक्सप्रेस हो रहे होंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जीन एक्सप्रेस तब होते हैं जब लैक्टोज सेल के अंदर आएगा, तब ये जीन एक्सप्रेस होगा, तब परमिएज बनेगा। तो ये बताओ, परमिएज पहले बनेगा तभी तो लैक्टोज अंदर आएगा, यानी स्मॉल अमाउंट में हमेशा परमिएज सेल के अंदर बनना चाहिए। मतलब क्या है कि अगर सेल के अंदर 50 लाख ओपेरॉन है तो उनमें से कम 2-3 को तो हमेशा चलना ही चाहिए, ताकि परमिएज उस सेल के अंदर हमेशा बनता रहे और नए लैक्टोज की एंट्री अंदर करा सके। यानी परमिएज सेल के अंदर हमेशा बनना चाहिए, यानी स्मॉल अमाउंट में लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन हमेशा सेल के अंदर चलना चाहिए। अब चलिए समझते हैं एनसीईआरटी की रीडिंग को। लैक्टोज सबस्ट्रेट होता है फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। हम जानते हैं लैक्टोज कैसे काम कर रहा है, सबस्ट्रेट के जैसे। किसके लिए? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के लिए। और जो लैक्टोज का दूसरा नाम है क्या है? बीटा गैलेक्टोसाइड है। एंड इट रेगुलेट स्विचिंग ऑन एंड ऑफ द ओपेरॉन, और इसीलिए इसको हम इंड्यूसर कहते हैं। यही रेगुलेट करता है कि जो ये ओपेरॉन है स्विच ऑन रहेगा या स्विच ऑफ रहेगा। यहाँ पे अगर इंड्यूसर नहीं है, लैक्टोज नहीं है, तो स्विच ऑफ था, और यहाँ पे जैसे ही इंड्यूसर था ये स्विच ऑन हो गया, एमआरएनए बनाने लगा प्रोटीन और फर्दर एंजाइम बनाने लगा। अब यहाँ पे समझते हैं, रिमेंबर अ वेरी लो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ लैक ओपेरॉन हैज टू बी प्रेजेंट इन अ सेल ऑल द टाइम, अदरवाइज लैक्टोज कैन नॉट इंटर द सेल। कह रहा है कि सेल के अंदर लैक्टोज इंटर नहीं कर सकता है अगर लो लेवल पर एक्सप्रेशन नहीं होगा लैक ओपेरॉन का। यानी अगर परमिएज नहीं बनेगा तो बताओ कितना भी लैक्टोज डाल दो आउटर मीडियम में, क्या वो सेल के अंदर इंटर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, जब तक कि उसके अंदर परमिएज ना हो। और परमिएज बनाने के लिए जरूरी है कि जीन का एक्सप्रेशन होता रहे, यानी लो लेवल पर हमेशा और हमेशा लैक ओपेरॉन का एक्सप्रेशन होना चाहिए। द रिप्रेसर ऑफ ओपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ऑल द टाइम कंस्टिट्यूटिवली फ्रॉम आई जीन। मतलब क्या कह रहा है कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो कंस्टिट्यूटिव जीन है, हमेशा बनता रहता है। द रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड टू ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट आरएनए पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन। मतलब क्या है कि ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है जाके ओपेरॉन रीजन पे बाइंड कर देता है, और प्रोमोटर रीजन पे जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको रोक देता है इसको ट्रांसक्राइब करने से। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर, लेकिन जैसे ही इंड्यूसर की एंट्री होती है ये इंड्यूसर जाके बाइंड कर जाता है रिप्रेसर प्रोटीन से, शेप में चेंज होता है। अब ये जाके ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएंगे, और जब ऑपरेटर रीजन पे बाइंड नहीं कर पाएंगे तो प्रोमोटर रीजन पे जो आरएनए पॉलीमरेज है वो ZYA जीन को पढ़ सकता है और फर्दर इनसे एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन कर सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच इज लैक्टोज, और लैक्टोज का दूसरा नाम एलो लैक्टोज भी है बेटा, ये यहाँ से आपको याद रखना चाहिए। द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विथ इंड्यूसर। ये जो रिप्रेसर है इनएक्टिवेट हो जाता है जैसे ही इंसर्शन होता है किसका? इंड्यूसर का। दिस अलाउ आरएनए पॉलीमरेज एक्सेस टू द प्रमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड, और आरएनए पॉलीमरेज फिर एक्सेस कर पाता है प्रमोटर रीजन को और ट्रांसक्रिप्शन होता है। यहाँ पे आईपीएमटी में एक क्वेश्चन आया बेटा कि जो लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन अभी हम पढ़ रहे हैं ये कैसा रेगुलेशन है, तो ये हम जानते हैं बेटा यहाँ पे जो हम रेगुलेशन देख रहे हैं लैक ओपेरॉन का, ये एक्चुअल में निगेटिव रेगुलेशन होता है, और ये नीट में एक बार आ चुका है, तो आप इसको भी याद रख लेंगे। अगले स्लाइड में हम देखने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों के लिए, और ये एक्चुअली में पिछली बार बोर्ड में भी आया था और नीट में भी इसके क्वेश्चन आए थे पिछली बार। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद
हम एक्चुअल में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देख रहे होंगे और इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेटा आपको सीक्वेंस में वीडियो लेने के लिए, देखने के लिए चैनल पे विजिट करना होगा और फिर वीडियो जो है एक सीक्वेंस में ही है, तो आप सीक्वेंस में कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, समझ में आता है इन छोटी वीडियोस से ही, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आपको क्लियर हो रही है, तो मेक श्योर आप कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि आपको क्या समझ में आया है या कहाँ पे दिक्कतें आपको फेस हो रही हैं। इसके बाद हम 12th और 12th के बाद फर्दर 11th के सभी चैप्टर्स को एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से कवर कर रहे होंगे। और मैं इंश्योर, जैसे कि पहले भी कहते आया हूं, इंश्योर करूंगा कि एक भी कोई सिंगल क्वेश्चन आपके इन पर्टिकुलर लाइन से बाहर नहीं आएगा। तो आप सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जाके जरूर करें कि आपको कौन सा पोर्शन अच्छा लगा है या क्या समझ में नहीं आया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।